बर्फीली रातों में पहाड़ों पर टिका लटकता ससुराल। हिमालय की गोद में बसा चांदपुर गांव, जो अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता था, आज कुदरत के कहर का सामना कर रहा था। भादों का महीना बीत चुका था और कार्तिक की शुरुआत थी, लेकिन मौसम ने एक भयानक करवट ली थी। आसमान से केवल बारिश नहीं, बल्कि बारिश के साथ बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े भी गिर रहे थे। हवा इतनी सर्द थी कि हड्डियों को चीर दे। नदी का शोर किसी भूखे राक्षस की दहाड़ जैसा लग रहा था। बाबूजी, नदी का पानी खतरे के निशान से बहुत ऊपर जा चुका है और ये ठंड तो जान ले लेगी। पानी बिल्कुल बर्फ जैसा ठंडा है। अगर ये गांव में घुसा तो लोग डूबने से पहले ही ठंड से मर जाएंगे। सूरज, मैंने अपने 60 साल के जीवन में ऐसी कड़ाके की ठंड और बाढ़ एक साथ कभी नहीं देखी। ऊपर ग्लेशियर पिघल रहे हैं शायद। हमें कुछ करना होगा। मैं कबीर को देखने भेजता हूँ, वो अभी तक लौटा क्यों नहीं? उसे गए हुए बहुत देर हो गई है, मुझे तो घबराहट हो रही है। बांध टूटने वाला है। बाबूजी, सूरज भैया, मैंने अभी देखा, पानी के साथ बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े बहकर आ रहे हैं। वे पत्थरों से टकरा रहे हैं। हमें अभी निकलना होगा, इसी वक्त। क्या? अभी? लेकिन हम जाएंगे कहाँ? इतनी रात और ये तूफान। सवाल मत करो भाभी, बस भागो। पानी किसी भी पल गांव में घुस सकता है। कोमल, नेहा, रोने का वक्त नहीं है, जल्दी करो। खाने का सामान, सूखे कपड़े और जितने भी कंबल मिल सके सब बांध लो। माचिस और सूखी लकड़ियाँ मत भूलना। ऊपर पहाड़ों पर आग नहीं जली तो हम ठंड से अकड़ जाएंगे। बच्चों के लिए गुड़ और चने की पोटली अलग से बनाना। दीदी, दाल और चावल भी रख लो, पोटली भारी हो जाएगी। अरे खाने का छोड़ो, पहले ओढ़ने का सामान लो, वरना ठंड मार डालेगी। बच्चों को जल्दी तैयार करो। मेरा घर, मेरी गृहस्थी सब इस बर्फीले पानी में बह जाएगा। मैंने तिनका जोड़कर इसे बनाया था। माँ, जान बची तो घर फिर बना लेंगे। दीवारों से ईंटें नहीं, लोग घर बनाते हैं। अभी शारदा काकी को पीठ पर लादना होगा। बाहर तापमान 0 से भी नीचे जा रहा है। पूरा परिवार और गांव के कुछ अन्य लोग अपना सब कुछ छोड़कर पहाड़ों की खड़ी चढ़ाई चढ़ने लगे। बारिश और बर्फबारी ने रास्तों को फिसलन भरा बना दिया था। हर कदम पर मौत का साया था। सबसे बड़ी दुश्मन थी ठंड। गीले कपड़ों में हवा के झोंके शरीर को सुन कर रहे थे। मम्मा, मेरे पैर में कुछ चुभ रहा है, मुझे बहुत ठंड लग रही है। बस बेटा, थोड़ा और, हम जल्दी ही किसी सुरक्षित जगह पहुंच जाएंगे। देखो चाचू कैसे काकी दादी को लेकर चल रहे हैं। तुम तो बहादुर बच्चे हो ना। बेटा विक्रम, मुझे यहीं छोड़ दे, मैं बोझ हूँ। इस ठंड में मेरे प्राण वैसे भी नहीं बचेंगे। तुम लोग तेज चल सकोगे। काकी, खबरदार जो ऐसा दोबारा बोला। जब तक मेरे शरीर में गर्मी है, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुम बोझ नहीं हो, तुम हमारे परिवार की नींव हो। बस तुम सो मत जाना, जागती रहो, मुझसे बातें करती रहो। भैया देखो, हमारा स्कूल, हमारा घर सब पानी में डूब गया। गायों की आवाजें आ रही हैं। पीछे मत देखो मोहित, आगे चलो। अगर हम रुके तो हम भी नहीं बचेंगे। भैया, हमें यही रुकना होगा। आगे रास्ता बंद है और अंधेरा हो रहा है। अगर हम और चले तो ठंड से गिरकर मर जाएंगे। वो देखो, वो चट्टान के नीचे थोड़ी जगह है। हाँ, ये जगह थोड़ी आड़ में है। यहीं डेरा डालो। सबसे पहले आग जलाओ, बच्चों को गर्मी दो। वो जगह समुद्र तल से हजारों फीट ऊपर थी। हवा में ऑक्सीजन कम और ठंड ज्यादा थी। ये एक कुदरती गुफा जैसा स्थान था, जहां एक तरफ खाई थी और दूसरी तरफ पहाड़। पांचों भाइयों ने मिलकर गुफा के मुहाने पर बड़े बड़े पत्थरों और लकड़ियों से एक आड़ बनाई, ताकि बर्फीली हवा सीधे अंदर न आ सके। विक्रम भैया, वो बड़ा पत्थर वहां लगाओ। और कबीर, वो टूटी हुई टहनी को तिरछा फंसाओ। हवा बाईं तरफ से काट रही है। अगर इसे नहीं रोका तो आग नहीं जलेगी। रोहन, ये प्लास्टिक की शीट यहाँ लगा दो, इससे हवा रुक जाएगी। हाँ, उसे कसकर बांधो। और मोहित, तुम छोटे पत्थर लाओ, नीचे की दरारों को भरना है। सब सो गए? हाँ, बच्चे सो गए हैं, लेकिन माजी के जोड़ों में बहुत दर्द है। सूरज, तुम कब तक जागोगे? नींद नहीं आ रही मीरा। अगर लकड़ियां खत्म हो गई तो? अगर मैं तुम सबको बचा नहीं पाया तो? पिताजी बूढ़े हैं, बच्चे छोटे हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम अकेले नहीं हो सूरज, हम 10 लोग हैं, 20 हाथ हैं।
ये ठंड हमारी हड्डियों को गला सकती है, लेकिन हमारे हौसले को नहीं। देखो, रोहन ने हवा रोक दी, विक्रम ने काकी को बचा लिया। हम सब मिलकर लड़ेंगे। दीदी, लकड़ियां खत्म हो रही हैं, बाहर सब गीला है। अगर आग बुझ गई तो हम सब बर्फ की मूर्ति बन जाएंगे। मैं और सूरज भैया नीचे वाली झाड़ियों से कुछ लाने की कोशिश करते हैं। मोहित, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या हम कभी वापस सामान्य जीवन जी पाएंगे? मेरे हाथ पैर सुन्न हो रहे हैं। हम हार नहीं मानेंगे रिया। देखो, हम सब साथ हैं। यही हमारी ताकत है। मैं तुम्हारे लिए थोड़ा गर्म पानी लाता हूँ। कई दिन बीत गए। एक रात जब तूफान अपने चरम पर था, एक भयानक गड़गड़ाहट हुई। ऐसा लगा जैसे पूरा पहाड़ टूट रहा हो। ये भूस्खलन नहीं, बल्कि हिमस्खलन था। ये कैसी आवाज है? बचाओ, भागो, पहाड़ गिर रहा है। सब पीछे हटो, गुफा के अंदर जाओ, जल्दी। बच्चों को उठाओ। सब दीवार से सट जाओ। पहाड़ के ऊपर से भारी बर्फ और चट्टानें गिरकर उनके लटकते घर के सामने के हिस्से पर गिरी। एक बड़ी चट्टान गुफा के मुहाने पर आकर अटक गई, जिससे बाहर का रास्ता लगभग बंद हो गया। सिर्फ थोड़ी सी रोशनी और हवा आने की जगह बची थी। हम फंस गए। अब हम यहाँ से कभी नहीं निकल पाएंगे। हम यहीं दबकर मर जाएंगे या भूख और ठंड से दम तोड़ देंगे। चुप करो प्रिया, रोना बंद करो। रोने से ऊर्जा खत्म होती है और ठंड ज्यादा लगती है। जब तक सांस है तब तक आस है। शांत रहो सब। माँ, माँ! क्या हुआ गोलू, चोट लगी क्या? नहीं माँ, देखो यहाँ दीवार गरम है, ये पत्थर गरम है। गरम? ये कैसे हो सकता है? अरे हाँ, कबीर भैया, यहाँ देखो, इस दरार से भाप आ रही है। भाप? इतनी ठंड में? रोहन, अपनी कुल्हाड़ी लाओ, इस दरार को तोड़ते हैं। संभल कर बेटा, कहीं गुफा ढह न जाए। नहीं बाबूजी, ये पत्थर कमजोर है। रोहन और कबीर ने अपनी कुल्हाड़ियों से उस दरार को चौड़ा करना शुरू किया। पत्थर कमजोर थे, वे टूटते गए। जैसे ही उन्होंने एक बड़ा पत्थर हटाया, सामने का नजारा देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। दरार के उस पार एक और विशाल गुफा थी, जिसके बीचों बीच एक प्राकृतिक गर्म पानी का कुंड था। बाबूजी, यहाँ आइए, देखिए। हे भगवान, ये चमत्कार है। ये धरती के गर्भ से निकलने वाली गर्मी है। तुमने हमारी सुन ली प्रभु। दीदी, यहाँ तो ठंड बिल्कुल नहीं लग रही। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने हीटर चला दिया हो। सब लोग अंदर आ जाओ। बहुओं, बच्चों को इस गर्म पानी के पास बिठाओ। रो लो बहुओं, आज जी भर के रो लो। लेकिन कल सुबह मुझे तुम्हारी आंखों में वही आग चाहिए जो हमारे परिवार को जिंदा रखेगी। माँ, ठंड से तो बच गए, लेकिन पेट की आग का क्या? राशन लगभग खत्म हो चुका है। हमें बाहर निकलने का रास्ता खोजना होगा। हम हमेशा यहाँ नहीं रह सकते। कई दिनों तक उन्होंने उस गुफा प्रणाली को एक्सप्लोर किया। उन्हें एहसास हुआ कि ये गुफा पहाड़ के दूसरी तरफ खुलती है। भैया, ये रास्ता आगे जा रहा है। हवा का बहाव बता रहा है कि दूसरा छोर खुला है। शायद हम पहाड़ के उस पार निकल सकते हैं, जहाँ मौसम साफ हो। ठीक है, हम रिस्क लेंगे। सब एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलो। उफ, यहाँ कितनी बदबू है। माँ, ऊपर देखो, वो क्या है? चमगादड़, हजारों चमगादड़। मशाल की रोशनी से चमगादड़ जाग गए और पूरे परिवार पर हमला कर दिया। बच्चे चीखने लगे, माँ, बचाओ! मेरे रहते इसे कुछ नहीं होगा। हटो पीछे। सब नीचे झुको, सिर बचाओ। रोहन, मशाल घुमाते रहो। बस थोड़ा और। वो देखो, सामने रोशनी है, भागो उस तरफ। जल्दी, सब बाहर निकलो। वे जब गुफा के दूसरे मुहाने से बाहर निकले तो नजारा अद्भुत था। वे पहाड़ की उस तरफ आ चुके थे जो हवा की दिशा में था। यहाँ तूफान का नामो निशान नहीं था। हल्की धूप खिली हुई थी। धूप! सूरज भैया, देखो धूप निकली है। और वो देखो सामने, वो कोई खंडहर नहीं, कोई पुराना किला या मठ लगता है। क्या वहाँ कोई रहता है? लगता तो नहीं काकी, वीरान है, लेकिन छत है और दीवारें हैं। ये हमें पनाह देगी। वे उस वीरान किले में पहुंचे। वहां की दीवारें मजबूत थीं और आंगन में भी गर्म पानी के स्रोत थे, जिसके कारण वहां आसपास फलों के कुछ जंगली पेड़ उगे हुए थे। दीदी, यहाँ देखो, इसमें पुराने बीज हैं और यहाँ कुछ सूखा अनाज भी है। अब हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं। हम यही अपनी दुनिया बसाएंगे। सूरज और उसके भाइयों ने फैसला किया कि वे अब नीचे बाढ़ग्रस्त और कीचड़ से भरे गांव में वापस नहीं जाएंगे। ये जगह सुरक्षित थी, गर्म थी और यहाँ जीवन की संभावनाएं थी। 3 महीने बाद। तो देखा बच्चों,
वो बाढ़ और वो कड़ाके की ठंड हमें मारने नहीं आई थी, बल्कि हमें इस जन्नत तक पहुंचाने आई थी। अगर वो मुसीबत ना आती तो हम उस लटकते हुए घर में न जाते और कभी इस गुप्त गर्म घाटी को न खोज पाते। सुनो, आज खाने में वो जंगली मशरूम बनाना जो कल कुंड के पास मिले थे। बिल्कुल दीदी। और हाँ, नीचे की दुनिया को भूल जाओ, अब यही हमारा लटकता हुआ स्वर्ग है। विपत्ति के समय धैर्य और एकजुटता ही इंसान को बचाती है। कभी कभी बुरा वक्त हमें बेहतर मंजिल तक पहुंचाने का जरिया बनता है। तेज हवाओं की सनसनाहट, बर्फबारी का शोर और जानवरों के रंभाने की आवाजें। कुदरत का कहर सिर्फ घर नहीं तोड़ता, कभी कभी रिश्तों की असली औकात भी दिखा देता है। उस तूफानी रात जब मौत दरवाजे पर थी, सुंदरगढ़ में 2 हादसे हुए। एक घर टूटा और एक भरोसा। रुक्मिणी, तू पागल हो गई है। ये मलबा है, यहाँ कुछ नहीं बचा। मैं शहर जा रहा हूँ। मेरे दोस्त की गाड़ी बस स्टैंड पर खड़ी है। मेरे साथ चलना है तो चल, वरना यहीं मर। और अम्मा, बाबूजी, किशन, इन्हें छोड़कर भागोगे? ये बूढ़े माँ बाप कहाँ जाएंगे? कायर हो तुम बिरजू, अपनी औलाद का चेहरा तो देख लो। जान रही तो बहुत रिश्ते बनेंगे, अभी मुझे अपनी जान प्यारी है। बिरजू धक्का देकर अंधेरे में भाग जाता है। सावित्री अम्मा कीचड़ में सने पैरों के साथ पीछे से आती है। उनकी आवाज में कंपन नहीं, अंगारे हैं। जाने दे उसे रुक्मिणी, रोक मत। जो मुसीबत में साथ न दे वो अपना कैसा। आज से तू विधवा नहीं, इस घर की ढाल है। वो भाग रहा है, तू डट कर खड़ी रह। उठा अपना संदूक। उस रात रुक्मिणी ने पति के लिए आंसू नहीं बहाए। उसने अपनी बेटी चिक्की का हाथ थामा और जलते हुए घर की राख को माथे पर लगाकर कसम खाई कि अब वो किसी के भरोसे नहीं जिएगी। 6 महीने बाद नीलकंठ पर्वत टूटी झोपड़ी। बाहर चूल्हा जल रहा है जिसमें सिर्फ पानी उबल रहा है। चिक्की ठंड से खास रही है। पानी में 2 आलू हैं और खाने वाले 5। अम्मा, कब तक पत्थर उबाल कर पियेंगे? चिक्की कल से भूखी है। माँ, मुझे पुराने घर की याद आ रही है। वहाँ चूल्हे पर हलवा बनता था ना, यहाँ तो बस धुआं है। सो जा बेटा, सपनों में हलवा खा लेना। हकीकत में तो भगवान ने हमारी थाली छीन ली है। गौरी पास आकर अपना हिस्सा चिक्की की थाली में डालती है। जी, मेरा पेट भरा है। मैंने जंगल से कुछ कंदमूल खा लिए थे। ये चिक्की को दे दो। और चिक्की, याद रखना, हम यहाँ हलवे से भी मीठा कुछ उगाएंगे, बस थोड़ा सब्र। झूठ मत बोल छोटी, तेरी शक्ल बता रही है। तूने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। ये त्याग की देवी बनना बंद कर। अगर हम मरे तो तेरी इस उम्मीद की वजह से मरेंगे। तभी भैरव सेठ अपने गुर्गों के साथ आता है। उसके हाथ में एक पुराना बही खाता है। अरे ओ सावित्री, क्या दावत चल रही है? गर्म पानी की दावत? सुना है बादलों में महल बना रही हो। ये बंजर पहाड़ तुम्हें क्या देगा? सिर्फ कफन के लिए पत्थर? सेठ जी, आप अपनी जुबान पर लगाम दीजिए। हम मेहनत कर रहे हैं। मेहनत? पुराना हिसाब कौन चुकाएगा? तुम्हारे बाप ने खाद के लिए कर्जा लिया था। अब वो खेत तो रहे नहीं, तो ये पहाड़ वाली जमीन मेरे नाम कर दो। बदले में शहर जाने का बस का किराया और 500 रुपए नगद दे दूंगा। आखिरी ऑफर है। रुक्मिणी दरांती हाथ में लेकर आगे आती है। उसकी आंखों में खून उतर आया है। खबरदार, जो एक कदम भी आगे बढ़ाया, ये जमीन हमारी आखिरी उम्मीद है। कर्जा भी चुकाएंगे और ब्याज भी, लेकिन अभी यहाँ से दफा हो जाओ, वरना ये दरांती फसल बाद में काटेगी। पहले भैरव सेठ सहम के पीछे हट जाता है। पागल औरत, देख लेंगे। जब बच्चे भूख से मरेंगे तब मेरे ही पैरों में गिरोगी। नहीं बेटा, हम पत्थर से रोटी निकालेंगे। इस पहाड़ को भी झुकना पड़ेगा। 1 महीना और बीत गया। उन्होंने कुछ बीज बोए थे, लेकिन सीधी बर्फीली हवाओं ने उन्हें काला कर दिया। सब खत्म अम्मा, सब खत्म हो गया। इतनी मेहनत से क्यारियां बनाई थी, लेकिन रात की ठंडी हवा ने सब मार दिया। हम किसान हैं, पर शायद भगवान को मंजूर नहीं। मैंने कहा था ना गौरी, यहाँ कुछ नहीं होगा। हम अपनी कब्र खोद रहे हैं। देखो, तुम्हारे ये हिमालयन गोल्ड के बीज भी मर गए। तभी एक जीप के रुकने की आवाज आती है। मेजर रणवीर लंगड़ाते हुए छड़ी के सहारे उतरते हैं। उन्होंने ये मंजर देखा। खड़े हो जाओ जवान। फौजी और किसान में एक ही फर्क होता है। फौजी सीमा पर मरता है और किसान खेत में, लेकिन रोता कोई नहीं है। साहब, आप कौन? और हम रोए नहीं तो क्या करें? कुदरत हमारे खिलाफ है। कुदरत खिलाफ नहीं, तुम बेवकूफ हो। 20 साल पहले मेरा गांव भी ऐसे ही एक तूफान में बह गया था। मेरी माँ भी ऐसे ही खेत में बैठी रो रही थी, क्योंकि हमें कोई बताने वाला नहीं था कि तूफान से कैसे लड़ें। वो ठंड से मर गई
और मैं फौज में चला गया। आज जब तुम्हें देखा तो लगा इतिहास खुद को दोहरा रहा है। मैं तुम्हें अपनी माँ की तरह हारने नहीं दूंगा। सावित्री अम्मा मेजर की ओर देखती हैं। उनकी आंखों में एक समझ और सम्मान का भाव आता है। हाँ, तो हम क्या करें साहब, हवा रुकती नहीं। हवा को रोकना नहीं, मोड़ना है। दुश्मन सामने से वार कर रहा है और तुम सीना तान के खड़े हो। डिफेंस कहाँ है? फौज में हम संसाधनों का रोना नहीं रोते, जुगाड़ करते हैं। तुम्हारे घर में पुरानी साड़ियां हैं? साड़ियाँ? हाँ, बहुत है। तो बनाओ उनका चक्रव्यूह। उत्तर दिशा में जिधर से हवा आती है वहां मोटी साड़ियां बांधो और ऊपर हल्की शिफॉन की साड़ियां। हवा छन कर आएगी और गर्मी अंदर कैद रहेगी। इसे पॉली हाउस नहीं, साड़ी हाउस कहो। ये तुम्हारी मां की ममता की तरह फसल को ढक लेगा। मेजर साहब ने दिमाग दिया और बहुओं ने मेहनत। मेजर रणवीर, जो कभी सरहद पर देश की रक्षा करते थे, अब इन किसानों की फसल की रक्षा करने के लिए कमांडर बन गए थे। पूरे पहाड़ पर बांस गाड़े गए और रंग बिरंगी साड़ियां तान दी गई। 1 साल बाद साड़ियों के नीचे सब्जियां लहलहा रही हैं। भैरव सेठ ट्रक लेकर वापस आता है। वाह, मान गए बहुओं को। चलो, मैंने ट्रक मंगवा लिया है। सारी सब्जी मुझे दे दो। 10 रुपए किलो दूंगा। एहसान मान लो, वरना मंडी तक ले जाने का भाड़ा कौन देगा? 10 रुपए? शहर में ये ब्रोकली और जुगनी 100 रुपए की बिकती है सेठ। हमें बेवकूफ मत समझो। तो शहर ले जाओगी कैसे? उड़कर? पूरा ट्रांसपोर्ट मेरा है। मुझे नहीं बेचोगी तो यहीं सड़ जाएगा सब। जिद छोड़ो रुक्मणी। तभी रिया अपने कैमरा गियर के साथ वहां आती है। एक्सक्यूज मी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है अंकल। मैंने अभी ये लाइव वीडियो डाला, द सारी ग्रीन हाउस ऑफ हिमालयाज। और देखिए, शहर के 3 बड़े होटलों ने एडवांस बुकिंग भेज दी है। वो अपनी गाड़ियाँ खुद भेजेंगे पिकअप के लिए। ये इंटरनेट वाला काम यहाँ भी? ये कैसे हो सकता है? इसे कहते हैं डिजिटल सर्जिकल स्ट्राइक सेठ जी। वक्त बदल गया है। अब निकलो यहां से, वरना मेरी छड़ी को पुरानी आदतें याद आ जाएंगी। और सुनिए सेठ जी, कर्जा अगले महीने ब्याज समेत आपके मुंह पर मारेंगे। अब जाइए। शाम का वक्त, घर में खुशियां मनाई जा रही हैं। तभी एक कमजोर फटेहाल आदमी दरवाजे पर आता है। ये बिरजू है। उसके कपड़े गंदे हैं और आंखों में शर्मिंदगी। अम्मा, रुक्मिणी, मुझे माफ कर दो। शहर ने मुझे लूट लिया। वहां कोई अपना नहीं है। मुझे घर आने दो। पूरा परिवार संद रह जाता है। सावित्री अम्मा का हाथ उठता है पर वो रुक जाती है। बेटा, रुक जाइए अम्मा, एक कदम भी आगे मत बढ़ाइएगा। किस हक से आए हो? पति के हक से या बाप के? रुक्मिणी, मैं डर गया था। गलती हो गई। अब मैं सुधर गया हूँ। देखो, तुम लोगों ने कितना पैसा कमा लिया है। हम फिर से साथ रहेंगे। चिक्की, बेटी मेरे पास आ। बिरजू चिक्की को छूने के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन चिक्की डरकर मेजर साहब के पीछे छुप जाती है। ओहो, तो तुम परिवार के लिए नहीं, हमारी सफलता देखकर आए हो। जब चिक्की भूख से तड़प रही थी तब तुम कहाँ थे? जब भैरव सेठ हमारी इज्जत उछाल रहा था तब तुम कहाँ थे? हम औरतों ने अपनी साड़ियाँ फाड़कर खेत ढके। तुमने क्या किया? भाग गए। भैया, ये घर ईंटों का नहीं, भरोसे का बना है। और वो भरोसा आप उस रात बर्फ में दफन कर गए थे। तो क्या मुझे निकाल दोगी? मैं घर का बड़ा बेटा हूँ। इस घर में अब कोई बड़ा या छोटा नहीं है। यहाँ सिर्फ वो रह सकता है जो मेहनत करना जानता हो। पति बनकर नहीं रह सकते। हक खो चुके हो। रहना है तो मजदूर बनकर रहो। खेत में काम करो, पसीना बहाओ। अगर इस मिट्टी ने तुम्हें माफ कर दिया तो शायद मैं भी सोचूंगी। रुक्मिणी का ये दुर्गा रूप देखकर मेजर साहब ने भी मन ही मन सलाम ठोका। बिरजू ने सिर झुका लिया। उसे समझ आ गया था कि अब हक मांगना नहीं, कमाना पड़ेगा। उसने अपने शहर के जूते वहीं उतारे और नंगे पांव खेत की तरफ चल पड़ा। उसने फावड़ा उठाया और उसी पत्थर को काटने लगा जिसे देखकर वो कभी भाग गया था। उसकी आंखों से पसीना और आंसू एक साथ गिर रहे थे। रात का समय, चिक्की मेजर साहब की गोद में बैठी है। आसमान साफ है और तारे चमक रहे हैं। बिरजू दूर खेत में अलाव के पास अकेला बैठा है। रुक्मिणी दीदी, आपने उसे माफ क्यों नहीं किया? वो पति है आपका, थोड़ा नरम हो सकती थी। देखो वो कितनी मेहनत कर रहा है। माफ कर देती तो वो फिर कमजोर पड़ जाता रिया। उसे ये सीखना होगा कि औरत जब घर बना सकती है तो बिना सहारे के चला भी सकती है। आज मेरा स्वाभिमान मेरे सिंदूर से बड़ा है। जिस दिन वो एक अच्छा पिता बन जाएगा उस दिन शायद पति भी बन जाए। सही कहा।
गिरना गलत नहीं है, गिर कर न उठना गलत है। बिरजू को अभी उठना सीखना है। और तुम लोगों ने तो गिरने की परिभाषा ही बदल दी। नीलकंठ पर्वत अब सिर्फ सब्जियों के लिए नहीं बल्कि उन फौलादी इरादों के लिए जाना जाता है। मेजर का अनुशासन, गौरी की बुद्धि और रुक्मिणी का साहस, इन्होंने मिलकर बंजर को स्वर्ग बना दिया। बर्फ अब भी गिरती है, लेकिन अब वो फसलों को मारती नहीं बल्कि उन्हें बर्फ के फूल बनकर सजाती है। आपदी मित्र परीक्षा, शूर परीक्षा रणांगणे, विनय भृत्य परीक्षा, दान परीक्षा च दुर्भिक्षे। इसका अर्थ, मुसीबत में दोस्त की, युद्ध में शूरवीर की और अकाल में दानी की परीक्षा होती है। लेकिन यहां मुसीबत ने एक साधारण बहू को योद्धा और एक बिखरे हुए परिवार को अजय